Hello everyone, this is your political science class. Today we are going to start a new chapter which is the fifth chapter in which we will see the first part and the chapter name is Contemporary South Asia यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया। तो इस चैप्टर में हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जब 20th सेंचुरी में जो है इंडिया और पाकिस्तान ने खुद को न्यूक्लियर पावर कंट्री यानी कि परमाणु शक्ति संपन्न देश बना लिया था, तो विश्व के कई देशों का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचा था। और इन दक्षिणी एशियाई देशों की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साउथ एशियन कंट्री में हम लोग कई देशों के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें भारत के साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका जैसे देश हैं। और ये देश जो है आपस में एक दूसरे के साथ एक संगठन के द्वारा क्या है जुड़े हुए हैं, और ये आपस में एक दूसरे के सहयोग और सद्भावना के लिए ये संगठनों का निर्माण किया गया है ताकि एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। पर कहीं ना कहीं इन देशों के बीच हम लोगों को कई समस्याएं भी देखने को मिल सकती है, जैसे हम लोग देखेंगे सीमा विवाद यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी ओवर रिवर वाटर शेयरिंग, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट या रिसोर्सेस से रिलेटेड मामले देखेंगे जिनके कारण इनके बीच आपस में तनाव बना रहता है। पर ये देश जो है आपस में मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करें तो ये काफ़ी आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं। तो साउथ एशियन कंट्री की बात करें तो ये जो है पॉपुलेशन या लैंड स्ट्रक्चर या नेचुरल रिसोर्सेज के मामले देखेंगे तो ये काफ़ी संपन्न है। तो अब हमें ये जानना है कि ये साउथ एशिया क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका ये सारे देश हैं, और बाद में जो है अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। पर हम साउथ एशियन कंट्री के 7 देशों के बारे में स्टडी करेंगे, और इन देशों का हम लोग देखेंगे कि अपना जो है क्षेत्रीय संगठन है जिसके द्वारा ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ये जुड़े हुए हैं। और हम लोग इसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले को लेकर के इनके बीच विवाद भी देखने को मिलती रहती है। तो इन सभी देशों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और भारत के साथ इनका संबंध कैसा है ये भी हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के बारे में देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह जो है सेना का शासन रहा है, और कैसे वहाँ पर बार बार लोकतांत्रिक स्थापना के लिए वहाँ पर कई ऐसे संकट आए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि जब पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का जन्म हुआ था, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उसके ठीक एक दिन पहले जो है पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। तो पाकिस्तान में जो है मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक है, और पाकिस्तान जो है भारत की तरह सेक्युलर कंट्री नहीं है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, बल्कि यह एक धर्म सापेक्ष कंट्री है, थियोक्रेटिक कंट्री है। और पाकिस्तान में हम लोग कई बार लोकतंत्र में उतार चढ़ाव देखेंगे, और इतने उतार चढ़ाव के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ क्या हुआ है, लोकतंत्र की स्थापना हो पाई है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शुरू से ही सेना और धर्मगुरुओं की तानाशाही देखने को मिली है, पर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कि यहाँ अब जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है, और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। तो जब 1947 में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो उस समय जो है लियाकत अली खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, पर 1958 में उनकी हत्या हो गई, और वहाँ पर 1958 में वहाँ पर जो आर्मी चीफ थे जनरल अयूब खान, वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने खुद को वहाँ निर्वाचित कर लिया और खुद वहाँ पर राष्ट्रपति भी बन गए। पर ये ज़बरदस्ती क्या किया था, राष्ट्रपति बने थे, जिसके कारण जो है वहाँ की जनता इनसे खुश नहीं थी, और उन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इन्हें अपने पद से भी हटना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अयूब खान के बाद जो आर्मी चीफ याहिया खां, इन्होंने खुद को वहाँ का पाकिस्तान का क्या कर लिया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। और याहिया खान के शासनकाल में ही हम लोग देखेंगे कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था। और ये लड़ाई क्यों हुई थी, ये लड़ाई हुई थी बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए, जो कि ईस्ट पाकिस्तान का ही हिस्सा था, और पाकिस्तान से अलग होने के बाद ये बांग्लादेश कहलाया। तो इस युद्ध में हारने के बाद याहिया खान को क्या करना पड़ा, अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, और इनके हटने के बाद वहाँ पर
जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने और उनके लीडरशिप में ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की भी इस्टेब्लिशमेंट की। और ये 1971 से 77 तक यहाँ पर क्या किए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और हम लोग जानते हैं कि समय के साथ सत्ता परिवर्तन होता है, तो 1971 से 77 तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। फिर 1977 में फिर से इलेक्शन होते हैं और उस समय जो है ज़ियाउल हक जो वहाँ के प्रेसिडेंट, जो आर्मी जनरल थे, और वो क्या किए, वहाँ के वो प्रेसिडेंट बन गए और वहाँ के सत्ता पर बैठ गए। और जुल्फ़िकार भुट्टो को क्या किया, ज़ियाउल हक ने फांसी की सज़ा सुना दी, और जिसके चलते वहाँ की जनता जो कि क्या आंदोलन पर उतर आई। और 1982 में वहाँ पर देखेंगे कि लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन भी हुए, और इस आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि जनता क्या करने लगी, लोकतंत्र की मांग करने लगी। फिर भी ये 1988 तक अपने पद पर ही बने रहे ज़ियाउल हक। और यहाँ की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि सेना के द्वारा शासन के कारण कई बार वहाँ पर सेना शासन स्थापित हो जा रहा है। आर्मी चीफ वहाँ के जो है वो खुद को वहाँ कर क्या कर रहे हैं, निर्वाचित कर ले रहे हैं और खुद वहाँ के प्रेसिडेंट भी बन जा रहे हैं, जबकि हम लोग अन्य देशों में देखेंगे कि ऐसे मामले देखने को नहीं मिलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि 1988 में फिर से वहाँ पर जनरल इलेक्शन होते हैं, जिसमें पाकिस्तान की दो पार्टी के बीच जो है सत्ता की लड़ाई हो रही थी, जिसमें पहली पार्टी थी पाकिस्तान की, जो पार्टी थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी लीडर बेनज़ीर भुट्टो थी, जो कि जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी थी। और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, जिसके लीडर थे नवाज़ शरीफ। और यहाँ पर देखेंगे कि 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के लीडरशिप में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, और दोनों पार्टी की लड़ाई जो हम लोग देखेंगे, ये दोनों पार्टी की जो लड़ाई चल रही थी वो 1988 से 1999 तक चली, जिसमें कि कभी नवाज़ शरीफ जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और कभी बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को समर्थन मिल रहा है तो वो प्रधानमंत्री बन रही है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1999 में जब नवाज़ शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो हम लोग देखेंगे कारगिल युद्ध हुआ था, और जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। तो इसी का फ़ायदा उठाया वहाँ के आर्मी चीफ जो कि थे परवेज़ मुशर्रफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ उस समय आर्मी चीफ थे 1999 में, और उन्होंने क्या किया कि नवाज़ शरीफ को उनके पद से हटा दिया और ख़ुद वहाँ की सत्ता पर बैठ गए। और 2001 में चुनाव करके क्या किया, वहाँ पर खुद को अपना वहाँ पर निर्वाचित करवाया और ख़ुद को वहाँ का प्रेसिडेंट भी बना लिया। और 2001 से 2008 तक हम लोग देख रहे हैं कि जो परवेज़ मुशर्रफ थे वहाँ के राष्ट्रपति बने रहे। फिर 2007 में हम लोग देखेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। इधर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उनके खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो चुके थे। और 2008 में फिर हम लोग देखेंगे कि फिर से इलेक्शन हुआ, जिसमें कि मुशर्रफ जो थे वो हार गए और किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं मिली, और जिसके कारण कि पाकिस्तान में जो था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन के द्वारा वहाँ पर सरकार का गठन किया गया। तो इस गठबंधन की जो सरकार बनी थी उसमें हम लोग देखेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे उनको प्रधानमंत्री और आसिफ अली जरदारी उनको पाकिस्तान में राष्ट्रपति का पद मिला। इस तरह हम लोग देखेंगे कि काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक जो इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। फिर 2013 की बात करेंगे कि वहाँ पर फिर से इलेक्शन होते हैं और नवाज़ शरीफ वहाँ के फिर से क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और 2013 से 2017 तक वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं। फिर यहाँ पर 2018 में फिर से जनरल इलेक्शन होते हैं और इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि अभी तक वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के शासन में कितनी खींचातानी बनी हुई है। कभी सेनाओं का शासन वहाँ पे होता है, कभी वहाँ पर डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट होती है, कभी लोग आक्रोशित होते हैं और लोकतंत्र की मांग करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव हम लोगों को देखने को मिला। तो अभी तक तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पर फिर भी वहाँ पर सेना की पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत है। कहा नहीं जा सकता कि कब सेना के हाथ में वो सत्ता चली जाएगी और कब वहाँ पर फिर से कोई आर्मी चीफ अपने आप को वहाँ पर का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देगा।
पर अब हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं या क्या ऐसी बाधाएं हैं जो पाकिस्तान के लोकतंत्र में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं सेना यानी कि आर्मी। तो पाकिस्तान में हमने शुरू से ही देखा कि आर्मी का क्या है, दबदबा बना हुआ है, और आर्मी के चीफ वहाँ पर क्या कर लेते, खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, और सत्ता भी जिसके कारण है बार बार बदलती रहती है, जिसके कारण देखेंगे कि भारत के साथ भी पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं बन पाए, क्योंकि वहाँ पर एक स्थिर सरकार ही नहीं है जिसके द्वारा भारत के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए बातचीत की जा सकी, और पाकिस्तानियों के मन में भारतीयों के प्रति भी अच्छी भावनाएं ना आने पाए, इसलिए भी लोकतंत्र की जगह सेना की तानाशाही भी चलती रही है। फिर सेकंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं धर्म सापेक्ष यानी कि थियोक्रेसी। तो जिस देश में केवल एक ही धर्म को महत्व दिया जाएगा वहाँ कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म को ही महत्व दिया गया है, और यहाँ पर क्या होता है ना कि धर्मगुरुओं के द्वारा भी जनता को भड़काया जाता है। फिर थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव, लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। तो पाकिस्तान को हम लोग देखेंगे कि कोई भी इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिला था, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्री थी जो अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने वहाँ पर सैनिक शासन को और भी ज़्यादा क्या किया था, बढ़ावा दिया था। और अमेरिका ने तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के निर्माण में भी सहायता की, और पाकिस्तान को अपने हथियार भी बेचे, और इसलिए बेचे कि केवल उन्हें अमेरिका को फ़ायदा हो, और कहीं ना कहीं इसका असर ये भी हुआ कि वहाँ पर आतंकवाद को भी बढ़ावा मिला है। तो ऐसे ही कई हम लोग फैक्टर्स देखेंगे जिसके कारण कि पाकिस्तान में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, या फिर लोकतंत्र की स्थापना में इतना ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न हुए हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान जो है कि एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, और इनके बीच जो है कि संबंध कैसे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है तनाव से भरे हुए। तो क्या ऐसे रीजंस हैं जो कि इनके बीच तनाव का कारण है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कश्मीर की समस्या। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे ये कश्मीर विवाद को लेकर के ही है। कश्मीर जो का मुद्दा जो है वो काफ़ी गंभीर रहा है दोनों देशों के बीच, और इस मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच हम लोग देखेंगे कि 1965 में लड़ाई भी हो चुकी है, और पाकिस्तान जो है इस बात को नहीं मानता है कि जो कश्मीर है वो भारत का अंग है, और वह उसे जबरन हथियाने के लिए भारत पर बार बार आक्रमण करता है, या कुछ ऐसी इस तरह का काम करता है जिससे कि भारत को नुकसान हो। फिर सेकेंड हम लोग यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं आर्म्स रेस यानी कि हथियारों की दौड़। तो दोनों देशों के बीच देखेंगे कि कहीं ना कहीं हथियारों की दौड़ भी लगी रहती है कि कौन कितना ज़्यादा जो है हथियार बना सकता है। फिर सेकंड हम लोग यहाँ पर थर्ड देख रहे हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट यानी कि नदी के जल का विवाद। तो कई ऐसी नदियाँ हैं जो कि दोनों देशों के बीच पानी जिन नदियों के द्वारा दोनों देशों को पानी मिलता है, जिसमें हम लोग देखेंगे इंडस चिनाब, सतलज, झेलम, ये सारी नदियां हैं, और दोनों के बीच इसी के पानी को लेकर के भी विवाद बना रहता है कि किस देश को कितना % पानी मिलेगा, और इस विवाद को भी काफ़ी गंभीर है मामला है, और ये दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनते रहता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर। तो ये भी एक जम्मू कश्मीर का या एक हिस्सा है, ये ग्लेशियर पार्ट जो है, और इसको लेकर के भी दोनों के बीच तनाव बना रहता है। और पाकिस्तान का मानना है कि ये जो हिस्सा है ये सियाचिन ग्लेशियर ये उसका हिस्सा है, और वो जबरन उस हिस्से को कब्ज़ा करने के लिए बार बार अटैक करता रहता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आतंकवाद या टेररिज्म। तो पाकिस्तान में जो हम लोग देखेंगे कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ पे तालिबानी शिक्षा दी जाती है जिसके द्वारा कि वो आतंकवाद को क्या कर सके, पूरे विश्व में फैला सके। तो यहाँ पर जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग के द्वारा ये भारत के हिस्सों में भी क्या करते, घुसते हैं, भारत के कई हिस्सों में घुस करके ये आतंकवादी गतिविधियाँ भी करते हैं। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल के रूप में देखेंगे जो मुंबई के ताज होटल की घटना को देख सकते हैं कि कैसे ये लोग चुपचाप घुसे और वहाँ पर अटैक किया, और कितने लोग घायल हुए, मर गए। फिर पुलवामा अटैक के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि ये भी कितनी गंभीर घटना थी आतंकवाद से रिलेटेड, और जिससे कि भारत को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो कई ऐसे इश्यूज़ को हम लोग देखेंगे जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बनते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि कई ऐसे सिचुएशन को उत्पन्न किया जा सकता है जिसके द्वारा दोनों के बीच के जो संबंध है, जो तनाव भरे संबंध है, उसको सुधारा जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के जो तनाव होता है, तो वो बातचीत के द्वारा ये लोग क्या कर सकते हैं, इस मामले को सुधार सकते हैं। फिर जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये बस ट्रेन की सुविधा करके यहाँ पर एक देश से दूसरे देश हम लोग क्या आने जाने की सुविधा की जा सकती है, ताकि एक दूसरे देश में आ जा कर के ये लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे बना सकते हैं। या फिर जो सर्क्रिक मामला या सियाचिन ग्लेशियर पर जो विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, उसको लेकर के भी बातचीत के द्वारा ही मामले को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। फिर जो कल्चर एक्सचेंज, उसके माध्यम से भी, चूँकि देखा जाए तो कल्चर के मामले में सेम ही है, पर कहीं ना कहीं इसके द्वारा भी संबंधों को सुधारा जा सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि व्यापारिक संबंधों के द्वारा या किसी भी प्रकार के व्यवसाय के द्वारा एक दूसरे के साथ संबंध को अच्छा किया जा सकता है। पर जैसे कि पाकिस्तान के इरादे के मामले में हम लोग कहेंगे कि उन पर भरोसा कर पाना आसान नहीं है, जैसा कि अन्य पड़ोसी देशों पर है। जैसा अन्य पड़ोसी देशों पर भरोसा कर सकते हैं, वैसा पाकिस्तान पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए हर मामले पर पाकिस्तान के साथ जो कदम रखना है, वो सावधानी के साथ ही रखना समझदारी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने भारत और पाकिस्तान के बारे में देखा, या पाकिस्तान के आंतरिक मामले को देखा कि कैसा पाकिस्तान में उतार चढ़ाव रहा है लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, या भारत के साथ संबंधों के बारे में हमने देखा। तो ये पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान भी एक दक्षिणी एशियाई देश है जो कि भारत के साथ कहीं ना कहीं किसी रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था, और जो कि आज ख़त्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।